Namaskar and a very warm welcome to everyone tuning in. I am Renal Joshi, Chief Coordinator to Himachal Pradesh Pratha Indic Renaissance, where conversations turn into commitments and commitments into impact. Today, we bring to you an exclusive conversation with someone who has a vision far beyond sight, the one who defied every limitation imposed upon her by circumstance. I'm My video speaking पे of none other than Padma Shri Muktaben Pankaj Kumar Dagli जी। प्रणाम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम प्रथा की तरफ से। जी प्रणाम। मैम, जैसा कि मैं जानती हूँ कि 7 वर्ष की छोटी सी आयु में ही आपने मेनिंजाइटिस के कारण अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया था और हम लोग सोच भी नहीं सकते कि रोजमर्रा की जिंदगी में दिव्यांगजन किन संघर्षों का सामना करते हैं, परंतु आपने इस संघर्ष को सेवा में तब्दील कर दिया। तो सबसे पहले तो मेरे मन में यही सवाल उठता है कि आज जी जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं, तो वह कौन सा क्षण था जब श्री प्रज्ञ चक्षु महिला सेवा कुंज की नींव रखने का ख्याल आपके मन में आया? जी, मैं वैसे तो पढ़ लिख कर कुछ बिजनेसमैन बनना चाहती थी, जी। मगर मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती थी और हमारे साथ जो पढ़ने वाली और बहनें हैं, लड़कियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको देखकर मेरे जो शौक है, मैंने जो तय किया था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, वो छोड़कर मैंने 14 साल की उम्र में तय कर लिया कि मुझे ऐसी बहनों के लिए पढ़ लिख कर कुछ संस्था करनी है और उनके लिए बहुत सारा विकास करना है। तो मैंने मेरी जब 14 साल की उम्र थी तब मैंने संकल्प किया था। उसके जी। बाद 1996 में मैंने इस संस्था की मेरे हस्बैंड के सहायता से नींव रखी। हमारे खुद के घर में, हमारे खुद के घर के सामान और हमारे पैसे से 4 नेत्रहीन बेटियों को लेकर हमने ये संस्था शुरू की थी। जी मैम। और आज आप इस संस्था के माध्यम से कितनी सारी बेटियों की सेवा कर रहे हैं और आप किन किन गतिविधियों को चला रहे हैं, वो भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, हमारी संस्था के माध्यम से नेत्रहीन बेटे बेटियों का सर्वांगीण विकास हो, ऐसे ऐसा हम चाहते थे और इसलिए हमने सुरेंद्रनगर में नेत्रहीन बेटियों और वृद्ध माताओं और बहुविकलांग बेटियों का सेंटर चल रहा है और यहाँ पहली कक्षा से लेकर कॉलेज तक पढ़ाते हैं। प्रतियोगिता जो नौकरी की होती है वो उसकी भी तैयारियां करवाते हैं, परीक्षा भी दिलवाते हैं और खाना पकाता सिखाकर उनकी शादी भी करते हैं। तो अब तक हमने 250 बेटियों की शादी की है और शादी के मौके पर हम उनको चम्मच से लेकर फ्रिज तक सारा सामान देते हैं ताकि उनका घर बस जाता है। उनके बाद अगर उनको प्रॉब्लम हो तो उनकी डिलीवरी करने के लिए भी यहाँ ले आते हैं और 40 वृद्ध माताएं भी हैं नेत्रहीन, उनकी भी सेवा हम उनके बेटे की तरह करते हैं और 35 ऐसी जो नेत्रहीन बिटियां हैं कि जो मनमती है, अस्तित्व प्रॉब्लम है, डेफ और डम है और अपने आप कुछ नहीं कर पाती हैं, ऐसी बेटियों का भी सेंटर चलता है। उनको रोज स्नान कराना, कपड़े पहनाना। 35 बेटियों में से 10 बेटियों तो ऐसी हैं कि जिनको टॉयलेट सेंस भी नहीं है, सब कुछ वो अपने कपड़े में ही कर जाती है। तो उनकी अच्छी तरह सफाई करके उनको खिलाना पिलाना, अच्छी तरह रखने का जो काम है वो भी होता है। और भारत में सबसे पहले 2006 में नेत्रहीन बेटियों की
मिस गुजरात का आयोजन किया गया था। 2007 में नेत्रहीन बेटियों को चेस सिखाकर चेस टूर्नामेंट भारत में सबसे पहली बार हुआ था। 2008 में नेत्रहीन बेटियों नेत्रहीन लड़के क्रिकेट खेलते थे मगर नेत्रहीन बेटियां क्रिकेट नहीं खेलती थी, तो उनकी ट्रेनिंग देकर गुजरात कप का आयोजन भारत में सबसे पहले 2008 में किया। और 2009 में नेत्रहीन लड़कियों के लिए कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया, क्योंकि उसको घर में जल जाने के डर से, समाज की डर के कारण माँ बाप उनको खाना नहीं पकाना नहीं सिखाते थे, और संस्था में भी खाना पकाने की ट्रेनिंग नहीं होती थी। तो मैंने सोचा कि खाना पकाना और गृह कार्य करना वो लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने एक कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया। हर साल 150 जितनी बेटियां उसमें पार्टिसिपेट करती है। इस तरह हमारा सुरेंद्र नगर का यूनिट चलता है। दूसरा हमारा यूनिट अहमदाबाद में है। 80 लड़कों को किराए के मकान में रखते हैं और उनको अलग अलग कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं। अभी खुद का मकान 1,50,000 स्क्वायर फीट का बन रहा है अहमदाबाद में। 40 करोड़ का हमारा ये प्रोजेक्ट है। उसमें 1,000 व्यक्ति रह पाएंगे। और मोरबी में भी हमारा तीसरा यूनिट है, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, पुनर्वसन केंद्र है। वहां रोजगार लक्षी और स्वरोजगार लक्षी ट्रेनिंग देकर लड़कों को अलग अलग फैक्ट्रियों में काम में लगाए जाते हैं, और उसको हमारी बसें कंपनी तक ले जाती है, ले आती है, उनको टिफिन देते हैं, और उनकी हॉस्टल भी है। और उसमें से कोई शादी करते हैं तो उनको 1 BHK का फ्लैट भी रहने के लिए निःशुल्क दिया जाता है। तो हमारे मोरबी में 100 फ्लैट है। वैसे हमारे मोरबी में 500 लोग अभी वहां रह रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। उस प्रकार हमारे उमरगाम वापी के पास, बम्बई के पास हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर चलता है। हिंदुस्तान पेंसिल का नाम आप सबने सुना होगा। तो उन्होंने हमारे 250 बच्चों को हमारे सेंटर पर ही काम दिया है, पैकिंग का। उनकी गाड़ी माल दे जाती है और सामान तैयार हो जाने के बाद ले जाते हैं। और 100 बच्चे जो है वो उमरगाम की अलग अलग कंपनियों में उनको लगाया है। तो हमारी बसें और गाड़ियां उनको पहुंचा देती हैं, और उनको भी रहने का, खाने का सुविधा देते हैं। और हमारी जो 10-20 कपल भी है उधर। वैसे 400 लोग उमरगांव में भी हैं। इस तरह अभी हमारे पास 800 से 1000 लोग हमारी संस्था में रहना, खाना, मेडिकल, शिक्षा आदि सब सुविधा उनको निःशुल्क दी जा रही है। और समाज, ईश्वर की कृपा और समाज की सहायता से ये सब हम अच्छी तरह चला रहे हैं। तो मैं इस समय समाज का भी धन्यवाद करती हूँ। हैट्स ऑफ मैम, जो आप ये काम कर रही हैं। आजकल के जमाने में मैंने देखा है कि लोगों को किसी से कोई लेना देना नहीं रह गया है। सब अपने बस स्मार्टफोन में लगे रहेंगे, या सोशल मीडिया का जमाना है तो सब अपने तक ही सीमित रह गए हैं। पर कुछ आप जैसे लोग भी हैं जो दूसरों का इतना ख्याल कर रहे हैं। सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आपका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है मैम। बस ईश्वर ने हमको शक्ति दी है, और इस शक्ति का जरूरतमंद लोगों के लिए इस्तेमाल हो सके, इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है। जी, बिल्कुल सही बात। तो मैम आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं उनके लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव। आज के इस संवाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार सरकार, नीति निर्माता एवं समाज मिलकर दिव्यांगजनों के लिए एक अधिक समावेशी एवं समान अवसरों वाले भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे
नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे 5 डेटा के आंकड़ों के साथ। इस जी डेटा को देखते हैं तो जानने को मिलता है कि हमारे देश में 0.93% जनसंख्या दिव्यांगता से प्रभावित है और 5% से अधिक घरों में कम से कम एक व्यक्ति दिव्यांग है। तो ऐसे में मैम आपको क्या लगता है, मौजूदा सरकारी प्रयास दिव्यांगजनों तक अपनी पहुंच बनाने में, उनकी सही पहचान करने में और उनकी जरूरतों को पूरा करने में कहाँ तक सफल है? जी, हमारे देश में हर 10 साल पर जनगणना होती है। लास्ट में 2011 में जनगणना हुई थी और 2021 में होने वाली थी, मगर कोविड के कारण हो नहीं पाई, जो अभी 2025 में होने की संभावना है। तो इसके उस वक्त 2011 में जो हमारी देश की आबादी थी, उनके 2.21% दिव्यांग लोगों का सर्वे हुआ था। यानी कि हर 10 साल पर जब जनगणना होती है, उसके साथ ही दिव्यांगों का सर्वे होता है। तो मेरे हिसाब से नियमित रूप से सर्वे होना चाहिए। 10 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है और हमारे देश के हरेक गांव में मुखिया जी, हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर, तलाटी, स्कूल के प्रिंसिपल और बड़े बड़े जो सिटी होते हैं, उसके एरिया वाइज सदस्य, काउंसलर, कॉर्पोरेटर होते हैं। तो उनके माध्यम से आसानी से हम घर घर में जाके सर्वे कर सकते हैं और उनकी जो जरूरत है उनको हम पूरी कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहना है कि डोर टू डोर का अगर सर्वे इस तरह करवाया जाए तो अभी जो संख्या दिव्यांगों की है उसमें ज्यादा भी हो सकती है। जी बिल्कुल सही मैम। मैम जब हम दिव्यांगजनों से जुड़ी चुनौतियों की बात करते हैं तो यह समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग परिस्थिति में व्यक्ति की जरूरतें भी अलग अलग हो जाती हैं। भारत जी में लगभग 45% दिव्यांगजन लोकोमोटर डिसेबिलिटीज या फिर चलन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वहीं जी मानसिक और भाषण संबंधी चुनौतियां भी एक बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। इन विशेष जी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को किन किन नीतिगत बदलावों को प्राथमिकता देने की जरूरत है? सही है कि जो 45% ऑर्थोपेडिक हैंडीकेप यानी कि ओएच जिनको हम इन शॉर्ट में बोलते हैं, तो उसके प्रमाण ज्यादा है। उसके जो कारण हैं वो है कि विश्व में सबसे ज्यादा हमारे भारत देश में रोड अकस्मात होते हैं। दूसरा, फैक्ट्रियों, कंपनियों और जो बड़ी बड़ी नई बिल्डिंगें बनती हैं तो उसके ऊपर सलामती की सुविधा आपूर्ति होने के कारण अकस्मात होते हैं और वेर झेर के कारण, मारामारी या गुंडागर्दी के कारण भी लोग विकलांग हो जाते हैं। तो उसके उपाय है कि जो रोड अकस्मात बहुत हो रहा है तो उसका ट्रैफिक नियमन करना चाहिए। उसमें सरकार को खुद को भी कड़े कायदे का पालन करवाना चाहिए और खुद जो आम जनता है उनको भी केयर करनी चाहिए। दूसरा, ये जो फैक्ट्री, कंपनियां और नई बिल्डिंगे पर आपूर्ति सलामती की सुविधा है उसका अच्छी तरह से प्रबंध होना चाहिए ताकि कम अकस्मात हो और जो गुंडागर्दी है, मारामारी है, उनको भी सरकार को कड़े हाथ लेना चाहिए ताकि जो मारामारी से अस्थि विषयक तकलीफें होती है उनको हम इस तरह रोक सकते हैं। तो जरूर हम ये सभी कारणों को लेकर जो ओएच की संख्या है वो
कम कर सकते हैं। और दूसरा जो MR यानी कि मेंटली रिटायर्ड जिनको हम मन बत्ती बोलते हैं, और DD यानी कि डेफ एंड डम बेरे गूंगे जो होते हैं, वो ज्यादातर मेरे ख्याल से आनुवंशिक है। दूसरा बीमारियों के कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। तीसरा जो ये है कि पहले छोटी यानी कि 18-20 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, मगर अभी आधुनिक युग में पढ़ाई का इतना महत्व है कि लड़की पढ़ाई कर लेती है और उनके बाद नौकरी ढूंढने के बाद ही शादी करते हैं। और शादी के बाद जो है ना, वो स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने में 5 साल 5-7 साल और निकाल देती है। तो जो बच्चा होने का पीरियड है वो चला जाता है, और बड़ी उम्र में जो बच्चा होता है वो दिव्यांग होने की संभावना ज्यादा रहती है। और आजकल क्या है कि इतनी महंगाई है और लोगों का अपना शौक भी होता है, तो एक व्यक्ति की इनकम में ये सब खर्चा पूरा नहीं होता है। तो हमारी जो बहनें हैं वो नौकरी करती है, तो नौकरी में और घर काम में अपना पूरा दिवस चला जाता है और वो थक जाती है। प्रेगनेंसी होती है तो अपने आप को संभाल नहीं पाती है। दूसरा, घरेलू झगड़े के कारण तनाव महसूस करती है, तो उसकी भी बुरी असर गर्भों में जो बच्चा है उसके ऊपर पड़ती है। और दूसरा ये है कि संयुक्त जो परिवार है वो आजकल किसी को पसंद नहीं है। ऐसे में विभक्त कुटुंब यानी कि 2 पति पत्नी रहते हैं, तो गर्भावस्था के समय क्या खाना पीना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, वो जो परिवार लोग उनका ख्याल करते हैं वो कोई ख्याल करने वाला होता नहीं है। और आजकल मोबाइल का इतना महत्व है कि इसके बिना कोई जी नहीं सकता है। तो मोबाइल में अच्छी बुरी बातें देखती हैं तो उनकी भी असर गर्भ पर पड़ती है, और जो मोबाइल का रेडिएशन है उनका भी बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। और अपने जो खाने का शौक है वो रोक नहीं पाती है। वैसे प्रेगनेंसी के समय जो खाने पीने का चौकस बात होती है उनको अवॉइड करती है। और दूसरी बात यह है कि जब प्रसव का समय आता है तो प्रसव की जो पीड़ा है उनको सह नहीं पाती है, इसलिए ज्यादातर जो बहनें हैं हमारी वो सीजर करवाती है। और नॉर्मल डिलीवरी के समय, ये दोनों के समय जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, ये चिमटा से नवजात शिशु का सर पकड़ के उनको बाहर खींच के निकालते हैं। तो जो कोमल सर होता है उसमें चिमटा के दबाव के कारण नस दब जाती है। तो ऐसे संजोगों में भी MR और DD बच्चे का होने की संभावना होती है। और दूसरी बात यही कि उसके बाद उनकी जो केयर करनी चाहिए तो वो केयर करने का भी उन लोगों के पास समय ही नहीं होता है। वो जो बच्चे को रखने वाले को सौंप देते हैं या तो कोई ऐसे नर्सिंग होम में छोड़ देते हैं और शाम को वापस ले आते हैं, तो उसके बाद तो उनको संभालने का कोई समय भी नहीं होता है। और समय पर उनकी वैक्सीन होना चाहिए। अस्पताल डिलीवरी के समय में पूर्ति सुविधा वाले होना जरूरी है, वो भी उनका प्रमाण जो कम है। तो इस सब को हम कम कर सकते हैं। कैसे कि पहले हमारी जो बहनें हैं वो गर्भवती होती थी तो अपने आप को अच्छी तरह संभालती थी और परिवार लोग भी उनका ख्याल करते थे। और
अपने खाने के शौक पर रोक लगा देती थी। दूसरा, सुबह से शाम तक सही ढंग से वो काम किया करती थी ताकि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। और अच्छी धर्म के ग्रंथ, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी कहानियां वो पढ़ाई करती थी, सुनती थी कि ताकि उनको अच्छा बच्चा हो। तो इस तरह हम हमारे इतिहास में भी मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है इस वक्त कि हमारे जो सुभद्रा जी थी, अर्जुन की पत्नी, जी जब गर्भवती थी तब श्री कृष्ण भगवान ने कोठा युद्ध की जो बातें हैं उसके गर्भ के जो बच्चा है उनको सुनाया था। तो 6 कोठा युद्ध की जो बात है तब तक सुभद्रा जी जागरूक थी, और 7वें कोठे की बात जब आई तब उसको नींद लग गई। और ये सुभद्रा जी को जो बच्चा हुआ उसका नाम अभिमन्यु है। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तब कोठा युद्ध में अभिमन्यु को भेजा गया, और 6 कोठे का जो युद्ध का ज्ञान है उसको अच्छी तरह मालूम था। जो अपनी माँ के पेट में जब था तब उनने उसकी शिक्षा मिली थी। तो अच्छी तरह उन्होंने 6 कोठे को पार कर लिया, और 7वें कोठे का उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए वो शहीद हो गए। तो ये जो बात है ये बात ये बताती है कि बाहरी की बात जो है, बाहरी का एटमॉस्फेयर जो है वो कितना असर करता है, ये हम इसके ऊपर से समझ सकते हैं। तो ऐसा करने से हम एमआर और डीडी जो बच्चा होता है उनका प्रमाण जो है वो हम कम कर सकते हैं। जी, आशा है कि मैम ने जो सभी बातें हमें बताई है हम इसका अपने जीवन में पालन करेंगे, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और जितना हो सके अपने अराउंड एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखेंगे। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे शिक्षा की। मैम, शिक्षा हमारे जीवन का आधार है जो हमें संघर्षों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। परंतु आज भी यदि हम देखें तो दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा प्राप्त करना ही एक संघर्ष बना हुआ है, और आपने तो स्वयं भी इस संघर्ष का अनुभव किया है। तो सबसे पहले तो आपका ही संघर्ष में जानना चाहूंगी कि शिक्षा प्राप्ति में कौन कौन सी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा और आपने कैसे उन बाधाओं को पार किया। तो उसमें ऐसा है दीदी कि मैं जब 7 साल की थी तब मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उसके बाद समझो कि आज मेरा 63 ईयर है। तो 56 साल के पहले की ये बात है। तो मेरी रोशनी वापस आने की कोई संभावना नहीं थी। तब मेरी पढ़ाई का प्रश्न आया और एक नेत्रहीन शिक्षक हमारे घर पर आए। तो हमारे घर वालों ने उनको मना कर दिया कि हमें पढ़ाना नहीं है, हमारे पास बहुत सारा खाना पीना है, तो वो खाएगी और सबके साथ रहेगी। तो मुझे भी पढ़ने का शौक था। मैंने जिद किया कि नहीं, मुझे तो पढ़ना ही है। तो गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ भारत की सबसे पहली ब्लाइंड स्कूल की शुरुआत हुई थी। तो मुझे वहां भर्ती करवा दिया। तो समझो कि मुझे पढ़ाई का शौक था और उड़ने का था और आसमान मिल गया। तो मैं सबके साथ गई। तो मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी हैं। तो मेरा जो दुख है रोशनी चले जाने का और देख नहीं पाने का जो दुख था वो कम हो गया, और मैं सबके साथ अच्छी तरह पढ़ने लगी। तो आज से 56 साल पहले वैसे भी सामान्य जो
लोग हैं उनके लिए भी पढ़ाई की इतनी सुविधा नहीं थी, तो नेत्रहीनों के लिए भी सुविधा बहुत कम थी। इस वक्त जो मेरे साथ पढ़ाई करने वाली बहनें थी, उनकी जो सब समस्याएं हैं, उस समस्याओं को देखकर मुझे बहुत दुख लग रहा था, क्योंकि वो किसी को नहीं कह पाती थी, नहीं सह पाती थी। मुझे खुद को तो कोई ज्यादा संघर्ष तो नहीं करना पड़ा था, क्योंकि मेरे माँ बाप पहले नहीं मानते थे, बाद में मान गए। तो मैं मेरे जैसी जो बहनें थी उनको जो पढ़ने में कमजोर होती थी तो उनको मैं पढ़ाती थी मेरे हिसाब से। वो बीमार होती थी तो कोई देखने वाला नहीं होता था उस वक्त, तो हम ही अंदर अंदर एक दूसरे को उनकी केयर करते थे। तो ऐसे जो सब प्रश्न हैं, जी, वो दूसरे के जो प्रश्न है उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि बस उन लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। और एक जब मैं 14 साल की थी उस वक्त एक हमारे साथ पढ़ने वाली लड़की को नई माँ थी, वो अच्छी तरह उनको नहीं संभालती थी। उसके जो दुख है वो देखकर मैंने संकल्प किया कि पढ़ लिख कर बड़े होकर मुझे ऐसी संस्था बनानी है कि जहाँ सभी होशियार हो या कमजोर हो, सभी को प्रवेश दिया जाए और सभी को अपनी बहन बेटी समझकर उनको आगे ले जाने का प्रयास करूंगी, ऐसा मैंने संकल्प किया था। मैम, आपका जीवन यह प्रमाण देता है कि चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ, लेकिन हार मानकर बैठ जाना तो कोई विकल्प नहीं होता। और जी लेकिन इस प्रकार का साहस भी हर किसी में नहीं होता मैम। बड़े ही दुख के साथ आपके समक्ष एक आंकड़ा रख रही हूँ। भारत में लगभग 57% दिव्यांगजन निरक्षर हैं और जी आम जनता में यह आंकड़ा 27% है। तो यह अंतर दर्शाता है कि आज भी शिक्षा प्राप्त करना दिव्यांगजनों के लिए कितनी बड़ी कठिनाई है। ऐसी जी परिस्थिति में किस प्रकार से वयस्क शिक्षा और जीवन भर सीखने की अपॉर्चुनिटीज दिव्यांगजनों तक हम पहुंचा सकते हैं? जी, सही बात है आपकी, और दुख की भी बात है। क्या है कि ग्राम्य विस्तार में ज्यादातर दिव्यांग देखने को मिलते हैं, और ग्राम्य विस्तार में सब लोग अनपढ़ होते हैं, अज्ञान होते हैं और गरीब भी होते हैं। इसके कारण ऐसे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना जरूरी नहीं समझते हैं, और उसके पीछे पैसा और समय खर्चने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। और हमारी जो सरकार है उसकी ओर से भी रिहेबिलिटेशन का और शिक्षण का बहुत कम प्रयास हो रहा है। और अभी हमारे भारत में वैसे बहुत सारी संस्थाएं और शालाएं हैं, मगर जो ग्राम्य विस्तार में और जहां भी जिस प्रकार के दिव्यांग हैं उसको खुद माँ बाप पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, वैसे समाज में भी वो स्वीकृत नहीं है और सरकार भी उसके लिए कटिबद्ध नहीं है। तो ऐसे में हमें अवेयरनेस प्रोग्राम ग्राम्य विस्तार में करना चाहिए। उसका माँ बाप को काउंसलिंग करना चाहिए और अपने बच्चे पढ़ाई करें, ऐसी बातें समझाने के लिए जो आगे बढ़े हुए जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके सामने रखकर उसका जो अनुभव है वो
उसके तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उनको भी ऐसा ऐसी सोच आए कि भाई हम भी हमारे बच्चों को पढ़ाएं और ऐसे इनके जैसे हम बनाएं। और जो माँ बाप नीरस है, सरकार भी नीरस है, तो अभी माँ बाप को भी आगे आने की जरूरत है, और सरकार को भी दिव्यांग लोगों को पुनर्वसन हो और उनका शिक्षण के लिए पूरा प्रबंध करना चाहिए। और जो शालाएं होती है उसमें भी प्रवेश लेने के लिए जब दिव्यांग लोग जाते हैं तो प्रवेश देने के लिए कोई न कोई बहाना बता देते हैं और प्रवेश नहीं देते हैं, तो उसको भी कंपलसरी करना चाहिए। और दूसरी बात है कि दिव्यांग कन्याओं के लिए स्पेशल रेसिडेंशियल शाला होनी चाहिए, कि ताकि वो जो है अच्छी तरह सलामती के साथ पढ़ सके और आगे आ सके। और पढ़ाई के साथ जो अभ्यासक्रम है उसके साथ व्यवसाय लक्षी और स्वरोजगार लक्षी तालीम का भी आयोजन होना चाहिए, ताकि आज जो पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए भी लोग निराश हो जाते हैं कि पढ़ाई के बाद नौकरी तो मिलती नहीं है, तो पढ़कर क्या करना है। तो नौकरी की जो तक है और रोजगारी की जो तक है वो बढ़ानी चाहिए, ताकि दिव्यांगों को पढ़ना और पढ़ाने का मन हो। ऐसे जो काम है उसमें इस फील्ड में जो कार्य करने वाली संस्थाएं हैं उनको भी शामिल करना चाहिए, या तो उनको ऐसे काम सौंप देना चाहिए। जी। तो इस तरह हम निरक्षरता जो है वो कम कर सकते हैं। जी मैम, जैसे आपने रोजगार की बात की, तो अगला प्रश्न जी मेरा रोजगार से संबंधित ही है कि जी भारत में केवल 36.3% दिव्यांगजन कार्यरत हैं और महिलाओं के जी लिए तो ये आंकड़ा और भी कम हो जाता है। तो जी आपको क्या लगता है कि लेबर मार्केट में आपके अनुभव से ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं जो दिव्यांगजनों के लिए अवसरों को सीमित कर रही हैं, और इन बाधाओं को कैसे हम पार कर सकते हैं? जी सिर्फ बात तो आपकी सही है कि वैसे मैंने पहले बताया ना कि ग्रामीण विस्तार में ज्यादातर दिव्यांग लोग हैं, और अनपढ़ लोग, गरीब लोग होने के कारण उनको पढ़ाते नहीं हैं, और ये कुछ काम कर सकते हैं दिव्यांग लोग, जी वैसा मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए जो ग्राम्य विस्तार में जो लोग हैं उनका पढ़ाई का और रोजगार का काम बहुत मुश्किल है। ऐसे समय में जो सरकार है उनको शिक्षण के साथ साथ रोजगार लक्षी तालीम केंद्र का जो अभाव है वो ज्यादा बढ़ाना चाहिए। स्वरोजगार लक्षी तालीम केंद्र भी बढ़ाना चाहिए, और उसमें तालीम लेने वाले जो दिव्यांग हैं उनको आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। और दूसरा, मुझे अभी ये याद आता है कि कई यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं कि कंपनियों के साथ अपना टाइप होता है, और जैसे ही स्टूडेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं तो उन कंपनियों में उसका प्लेसमेंट हो जाता है। तो उस तरह हमारी सरकार भी ओकेशनल ट्रेनिंग में तैयार हो जाने वाले जो दिव्यांग लोग हैं उसका डायरेक्ट कंपनियों में अगर प्लेसमेंट हो जाए तो रोजगारी का जो हमारा प्रश्न है वो थोड़ा हल हो सकता है। बाकी तो क्या है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में
आजकल सामान्य लोगों को भी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है और दुनिया में चारों ओर क्राइसिस चलती है, तो रोजगार धंधा भी करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ये जो कंपनी वाली बात है, वो अगर कानून लगाया जाए तो रोजगारी की तक है वो बढ़ सकती है। जी मैम, एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी भारत में लगभग 41% ऐसे दिव्यांगजन हैं जो कभी विवाह नहीं कर पाते, और इसका मुख्य कारण है सामाजिक पूर्व धारणाएं और संकीर्ण मानसिकता। इस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए कौन कौन सी सरकारी नीतियां या सामुदायिक पहल सबसे असरदार साबित हो सकती हैं? यहाँ भी मैडम ये बात है कि सामान्यतः हमारे देश में लड़के की संख्या ज्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है। तो देखने वाले जो लड़के होते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी करते हो, अच्छा धंधा रोजगार करता हो, फिर भी वो शादी से वंचित रह जाता है। तो दूसरी बात जो है हमारे दिव्यांगों की, तो खुद बेरोजगार हैं, कुछ धंधा रोजगार नहीं करते हैं, परिवार पर बोझ जैसा है, और शादी होती है तो एक में से दो और दो में से तीन होते हैं, तो परिवार का और भी बोझ बढ़ जाता है। तो और ये समस्या हल होने का मुश्किल है। वैसे दूसरी बात ये है, जो मेरा एक अनुभव है वो मैं शेयर करती हूँ। शायद आपको मानने में नहीं आएगा कि जो दिव्यांग लोग नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, उनकी कमाई पर अपना परिवार का खर्चा, घर चलता है। तो ऐसे में जो परिवार वाले हैं उनकी शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर वो शादी करेंगे और अपना संसार बसाएंगे तो उनकी जो कमाई है वो हमें नहीं मिलेगी। क्यों? ये हमारा जो अनुभव है कि अब तक हमने 250 लड़कियों की, यानी कि 250 कपल, 250 लड़के और 250 लड़कियों को हमने जोड़ा है। तो उसमें हमको ये ज्यादातर दिखाई दिया है कि परिवार वाले को उनकी इनकम से ही मतलब है, वो शादी करे, अपने परिवार के साथ सुखी रहे, ऐसा वो 90% नहीं सोचते हैं। तो अगर ये जो दिव्यांग लोग शादी करके अपना जो संसार जीवन है वो अच्छी तरह जिए, ऐसा अगर करने का है तो रोजगार का हमें प्रबंध करना चाहिए। सरकार और समाज सेवी जो संस्था है उसको आगे आने की जरूरत है, और दिव्यांग लोग हर एक को रोजगारी मिले, ऐसी बहुत जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि और जो देश है वहां उनका खर्च निकले, इतना सरकार की ओर से दिव्यांगों को हर महीने दिया जाता है। मगर हमारे देश में तो सिर्फ 1200 रुपया ही दिया जाता है, कि जिससे महीने का दूध का खर्चा भी नहीं निकलता है। तो ऐसे में हम उनकी शादी करने के लिए का जो परिबल है उसमें सुधार लाने के लिए सिर्फ उनको नौकरी और रोजगार मिले और स्वतंत्र रीत से वो शादी करके अपना जीवन जी सके, जी तो ही हो सकता है। जी मैम, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैम बात करेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। जी मैम, ये जो एक्ट है, इंडियाज राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यह दिव्यांग जनों के लिए सर्वांगीण सुलभता को सुनिश्चित करता है।
परंतु जी कई बार लगता है कि यह बातें केवल कागजों तक ही सीमित है और जमीनी स्तर पर तो इसका कोई सही ढंग से पालन कर ही नहीं रहा। तो आपके जी अनुसार वास्तविकता में इसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है? बात आपकी सही है। वास्तव में क्या है कि खुद सरकार भी इस एक्ट का पालन नहीं करती है। इस एक्ट जी, क्या है उसका ज्ञान अधिकारियों को ऑफिसों में भी नहीं होता है और समाज में भी समाज के लोगों को भी नहीं होता है। तो जो एक एक्ट जो है उनका लोगों तक पहुंचाने के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम करना चाहिए और सरकार की ओर से जो उसमें जुगवाई है, उसमें जो सब बातें लिखी गई है, उसका अमल खुद पहले सरकार को ही करना चाहिए। और जी, सब वैसे तो क्या है कि हमारा अनुभव है मैडम कि आजकल ज्यादातर जो संस्थाएं हैं वो समाज पर ही निर्भर है। सरकार जी, ग्रांट देती है मगर उसके पीछे इतना दौड़ना पड़ता है, इतना हमें कागज पर काम करना पड़ता है कि दूसरे काम के लिए हमें समय नहीं मिलता है। तो जी, ऐसे में ये एक्ट को लागू करने के लिए खुद सरकार को भी आगे आना चाहिए और उसमें आयोजन का जो अभाव है वो अच्छी तरह आयोजन होना चाहिए, संकलन होना चाहिए। और ऐसे जो दिव्यांग लोग हैं जो अग्रगण्य हैं, जी, लीडर हैं, तो उनकी सहायता लेनी चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए और उनके जो अनुभव है उनको साथ में रखकर इसका पालन अगर किया जाए, उसका अमल अगर किया जाए तो मैं मानती हूं कि ये जो एक्ट है वो हम लागू कर पाएंगे। और समान हक समान तक की बात है मगर उसका अमल बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसके लिए खुद दिव्यांगों को भी आगे आने की जरूरत है और इस फील्ड में जो कार्य करने वाली संस्थाएं हैं उनको भी आगे आने की जरूरत है। जी। मैम, अब मैं बात करना चाहूंगी एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू के बारे में, जो है जी हेल्थ केयर और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। जी कई सरकारी योजनाएं मौजूद होने के बावजूद भी जो दिव्यांगजन गांव में या दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें चिकित्सा एवं पुनर्वास सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किस प्रकार दिव्यांगजनों तक यह सुविधाएं समान रूप से पहुंचाई जा सकती है? हाँ, उसमें तो क्या है कि ये सब काम जो है वो सरकारी ऑफिसों में ही होता है जी, और आजकल क्या है मैडम, सब ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन करने में सब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही होना चाहिए तो ही जो हमारी एप्लीकेशन है वो अपलोड हो सकती है। तो जी, ज्यादातर दिव्यांग लोग हैं ग्राम्य विस्तार से हैं। ग्राम्य विस्तार के लोग अनपढ़ होते हैं और उनको सब बातों का पूरा ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे हुँ, जो दिव्यांग लोग हैं बार बार ऑफिसों में धक्का खाते हैं मगर अपना नहीं होता है। वो योजना के लायक होते हैं फिर भी उसको योजना का लाभ नहीं मिलता है, वो बड़ी समस्या है। तो जी, उनको हल करने के लिए हमारे देश के जो हर एक गांव है उसमें मुखिया जी हैं और ये हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर हैं और प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक और गांव के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सहायता लेकर गांव में तो कितने 20-25 दिव्यांग लोग ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। तो जी, ये सब लोग मिलकर उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उसमें जो भूल है उनको
अगर सही करवाने में ये सब लोग मदद करेंगे तो ये सब जो योजनाएं हैं सरकार की सभी प्रकार की, उसके वो फॉर्म भर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे और ये जो काम है ये आसान हो सकता है। और जी, दूसरी जो बात है, अगर ये सब बातें जो ऑनलाइन है वो दिव्यांगों के लिए अगर ऑफलाइन की जाए तो भी काम आसान हो सकता है। और इस काम जी, में, इस फील्ड में जो काम करने वाली संस्था है उसका भी साथ लिया जाए तो शायद ये सब बातों को हम सफल कर सकते हैं। जी मैम। तो जैसा कि आपने बताया कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जी, तो ब्रेल से लेकर असिस्टिव एप्लीकेशंस तक दिव्यांगजनों के लिए भी टेक्नोलॉजी ने कई अवसर प्रदान किए हैं। तो जी, तकनीकी नवाचार को तेजी से अपनाने और बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है ताकि ये जो तकनीकी सुविधाएं हैं, इसका लाभ हर दिव्यांगजन उठा सके? जी। वैसे क्या नेत्रहीन दिव्यांग होते उसको ब्रेल तो आसानी से सीख जाते हैं और उसका अमल जी, भी अच्छी तरह अपने जीवन में वो करते हैं। और क्या है कि ये जो तकनीकी एप्लीकेशंस जो होती है वो मोबाइल और कंप्यूटर से ही होता है। तो जो बड़े-बड़े सिटी होते हैं उसमें जी, पढ़े-लिखे दिव्यांग होते हैं और साधन संपन्न होते हैं, तो ये हुँ, सब कर सकते हैं। मगर जी, 99 लोग जो हैं वो या तो ज़्यादातर वो गरीब हैं कि ये जो हुँ, मोबाइल और कंप्यूटर अ, की उपलब्धि उनके पास नहीं होती है, इसलिए ये वो जो अ, टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं जी, उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को ऐसे जो पढ़े-लिखे दिव्यांग लोग हैं, सरकार और समाज सेवी जो संस्थाएँ हैं वो जो पढ़े-लिखे दिव्यांग लोग हैं, उनको मोबाइल तो आजकल हमारे देश में उपलब्ध हो जाता है सरकार की ओर से, मगर जी, कंप्यूटर का महँगी आइटम होने के कारण उपलब्ध होना मुश्किल है। अगर ये 2 चीज़ें दिव्यांगों को मिल जाए, तो जी, आसानी से ये जो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस है, उनका वो उपयोग कर पाएँगे। जी मैम। अब मैं बात करना चाहूँगी डिसेबिलिटी इंक्लूजन या दिव्यांग समावेशन की। तो जी। हमारी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने जिन्होंने बहुत सी ऐसी बेहतरीन नीतियाँ दिव्यांगजनों के लिए लागू करी है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन नीतियों के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि हमारा देश क्या-क्या सीख ले सकता है? जी, सही बात है आपकी कि हम उसमें बहुत पीछे हैं। तो विश्व के जो विकसित देश है उसकी बराबरी करने के लिए हमें भारत में से ऐसे एक्सपर्ट लोगों की एक कमिटी बनानी चाहिए और सरकार और ऐसी जो कंपनियां हैं अ, उसके माध्यम से ये कमिटी ऑनलाइन सर्च करके और देशों में क्या हो रहा है या जरूर जी, पड़े तो अ, जिस देश में जाना जरूरी लगता है तो वहां जाके वहां का जो अभ्यास है वो करके हमारे देश में क्या उपलब्धियां हैं और दूसरे देशों से क्या हमें हमारे देश में लाने की जरूरत है, वो कंपनियों और सरकारी सहायता से जुटाने की जरूरत है। और उसके बाद हर एक देश के जो राज्य के एक्सपर्ट हैं उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए और वो जो टेक्नोलॉजी के साधन हैं वो सरकार और
कंपनियों के माध्यम से प्राप्त करके हर एक राज्य में हर एक जिले तक पहुंचाना चाहिए ताकि जी। हम दूसरे देशों की बराबरी कर सके। मैम, आज अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए टीम प्रथा की ओर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यह आपकी बातें केवल एक संवाद नहीं, एक आह्वान है, एक चेतना है, एक संकल्प है कि हम सब भी इस बदलाव का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, उनका भी टीम प्रथा की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। मैं भी आपका और विशाल भाई का यानी कि प्रथा ट्रस्ट का और देखने वाले सभी श्रोताओं का धन्यवाद तहे दिल से करती हूँ। और जब मौका मिले तब हमारी संस्था की विजिट करने के लिए भी मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इंडिया